हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं सुमित कुमार, आपका मेंटर। और बच्चों, आज हम अपना टॉपिक जो क्लॉक हमारा चल रहा था उसके आखिरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। एंड सॉरी फॉर द डिले, मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न। और आज हम जो टॉपिक को कवर कर रहे हैं उसका नाम क्या है, क्लॉक और क्लॉक के आखिरी टाइप को। तो देखो बच्चों, आखिरी टाइप में कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने। सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चंस क्या हैं कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन हमारे सामने मोल्ड करके रख दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो के कभी कभी गलत आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन हमें करना क्या है कि बिल्कुल आसानी से इसके क्वेश्चंस के लैंग्वेज को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद, ठीक है, जब हम पूरी तरीके से श्योर हो जाएं उसके बाद हम अपना आंसर देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप स्टार्टिंग में क्रॉस चेक करो तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग ऑन ट्यूसडे 15 minutes before 8:30 AM. ठीक है। I found myself 30 minutes earlier. I found myself 30 minutes earlier than the man who is 40 minutes late. What was the scheduled time? What was the scheduled time of meeting? और आपके सामने जो ऑप्शंस आए बच्चों, ऑप्शन भी मैं लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन आया 8 बजे, दूसरा ऑप्शन आया 8:05, तीसरा 8:10 और चौथा ऑप्शन निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पहले मैं ये चेक कर लूँ कैमरा एंगल में आ तो रहा है सारा। ओके, गुड। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि वो मंगलवार को पहुंचा है 15 मिनट पहले। कितने बजे से? 8:30 बजे से। मतलब उसके पहुंचने का टाइम क्या होगा बच्चों? 8:15। ये टाइम हमारे क्वेश्चन में होना ही चाहिए, यानी कि कोई एक एग्जैक्ट टाइम जिससे हम आपके दिए गए आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ और उसका जो भी टाइम का डिफरेंस आया उसको उसमें से घटा पाएँ या फिर जोड़ पाएँ। ठीक है, तो मैंने बोला 8:30 से पहले 15 मिनट पहले, तो 8:30 से 15 मिनट मतलब -15, तो वो टाइम क्या आएगा? 8:15। मैंने खुद को पाया कि मैं 30 मिनट पहले पहुंचा हूँ। ध्यान से सुनना, मैं अगर किसी मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं 8:15 बजे पहुँच गया, नहीं कि 8:15 पहुँच गया। मैंने देखा कि मैं एक व्यक्ति से 30 मिनट पहले पहुँचा हूँ। किससे? इस व्यक्ति से जो 40 मिनट की देरी से है। किस चीज़ के लिए? मीटिंग के लिए। ठीक है, तो अगर ये व्यक्ति 40 मिनट की देरी से और मैं इससे सिर्फ 30 मिनट पहले पहुँचा हूँ, तो इसका मतलब है कि मीटिंग के लिए मैं भी 10 मिनट लेट हूँ। तो समझना आपको इस सवाल को कैसे करना है। एक व्यक्ति है -40, ठीक है, जो कि 40 मिनट देर से पहुंचा है, और मैं हूँ +30, इस व्यक्ति से +30, तो कुल मिला के मैं कितना लेट हूँ? -10, यानी कि मीटिंग मेरे से 10 मिनट पहले स्टार्ट हो गई है। तो मुझे इसमें से क्या किया? मैंने 10 मिनट घटा दिया, तो हमारा टाइम क्या आ गया? 8:05। अब देखो बच्चों, समझना भाई, मैं तो 8:15 बजे पहुँच गया हूँ, मुझे नहीं पता मीटिंग कितने बजे। ठीक है, अब देखो, एक व्यक्ति है जो 40 मिनट लेट है, किस चीज़ से? मीटिंग में, और मैं उससे 30 मिनट पहले हूँ। तो अगर वो मीटिंग के लिए 40 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुका है और मैं उससे सिर्फ 30 मिनट पहले आऊँ, तो जाहिर सी बात है 10 मिनट तो मैं भी लेट हुआ। अगर मैं उससे 40 मिनट पहले आता तो मैं एग्जैक्ट टाइम पे मीटिंग पे पहुँच जाता।
ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, 8:05। ठीक है। अब देखो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे, आंसर आया 8:05। ठीक है। तो भाई ये बंदा 40 मिनट लेट आया है, मतलब आगे की 40 मिनट चला गया ये, तो समय कितना हो रहा होगा जब ये आया होगा, 8:45। और मैं इससे 30 मिनट पहले आया हूँ, तो माइनस कर दिया 8:45 में से 30, तो समय क्या आ गया, 8:15। तो टाइम प्रूफ हो गया कि भाई मैं 8:15 में पहुँचा हूँ, ये व्यक्ति 8:45 में पहुँचा है और मैं इससे 30 मिनट पहले पहुँचा हूँ। तो भाई ये व्यक्ति अगर 40 मिनट लेट है, तो इसका मतलब 40 मिनट लेट है, मतलब 8:45 में से 40 घटाया तो क्या आ गया, 8:05। मीटिंग का टाइम क्या था, 8:05। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इसे उतारो। अगले क्वेश्चन को देखना। अगले क्वेश्चन में देखो बोला क्या है, द बस फॉर चेन्नई। अब ये बस है भाई, ठीक है। एसएससी में जब भी आप एमटीएस का पेपर दोगे, इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस होंगे। द बस ऊपर कर, फॉर चेन्नई लिव्स एट एवरी 30 मिनट फ्रॉम ए बस डिपोट, फ्रॉम ए बस डिपोट। भाई एक बस अड्डे से प्रत्येक 30 मिनट पे चेन्नई के लिए बस निकलती है, ठीक है। द इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड अ पैसेंजर। इंक्वायरी क्लर्क ने एक पैसेंजर से क्या कहा था, दैट द बस फॉर चेन्नई, कि चेन्नई के लिए बस, दैट द बस फॉर चेन्नई, चेन्नई के लिए बस लेफ्ट 10 मिनट हो, 10 मिनट पहले जा चुकी है, 10 मिनट अगो, एंड द नेक्स्ट बस और अगली बस विल लीव एट 10:30। ठीक है। और अगली बस कब जाएगी, 10:30 पे। $10:30 AM टाइम भी दे दिया उसने सुबह का, ठीक है। तो पूछा गया है व्हाट वाज द टाइम व्हेन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड दिस। तो भाई वो समय क्या था जब इंक्वायरी क्लर्क ने ये कहा था, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें आपको मैंने क्या कहा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस कोई भी आते हैं, हमें कोई टाइम निकालना होता है कि बस छूट गई, बस आ गई, मैं मीटिंग पे लेट पहुंचा, वो मुझसे पहले पहुंचा, तो आपके पास कोई एक एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति का। तो भाई एक एग्जैक्ट टाइम मिल गया है मुझे, ठीक है। ये टाइम किसका मिला है कि इस व्यक्ति को अगली बस कब मिलेगी, तो इसकी अगली बस है 10:30 में, और प्रत्येक आधे घंटे में जाती है, तो पिछली बस कब होगी, 10 बजे, ठीक है। और जब ये पहुंचा था तो ये बस छूट चुकी थी, और कितने मिनट पहले छूटी थी, 10 मिनट पहले। तो जाहिर सी बात है ये कब पहुंचा होगा, 10:10 पे AM। ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल, कुछ करना नहीं था। किया क्या हमने कि भाई 10:30 एक टाइम दे रखा था अगली बस का, प्रत्येक आधे घंटे, मतलब पिछली बस 10 बजे गई होगी, और जब ये बस गई थी तो ये बस इससे छूट गई थी, 10 मिनट पहले जा चुकी थी, ये इंक्वायरी क्लर्क ने इससे कहा था। तो जब ये कह रहा होगा तो वो टाइम क्या हो रहा होगा, 10:10, तभी तो भाई ये 10:10 में पहुंचा है और ये बस 10 मिनट पहले छूट गई है। इसमें एक ऑप्शन 9:50 भी आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, 9:50 को टिक करते हैं। लेकिन बात समझना बच्चों, अगर वो 9:50 में पहुंच गया होता तो ये बस इजीली कैच हो जाती, ये इसे कैच कर लेता, छोड़ता नहीं, पकड़ लेता है ना। तो छूट गया है, इसका मतलब ये कब पहुंचा है, 10:10। तो ये हमारा राइट आंसर, इसे नोट करें। इस सवाल को नोट करो बच्चों। अब देखो बच्चों, एक बात आपको मैं बता दूं कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। आप कोई भी सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ उत्तर प्रदेश SSC, ठीक है, या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, या फिर आपका
बिहार एसएससी कोई किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर, रीजनिंग एक होता है, एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जिसके लिए ना कोई फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर टॉपिक, क्योंकि आपको पता है कुछ लॉजिकल पार्ट भी आते हैं, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये होती है बच्चों कि हमारे पास पढ़ने को बहुत कुछ है। अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, मान लो मैं गया मार्केट से, मैंने 20 पब्लिकेशन की बुक ले आई, ठीक है, ले आया मैंने और 20 को एक करके पढ़ना शुरू कर दिया, तो होगा क्या कि मैं नॉलेज तो गेन कर लूँगा, लेकिन आपका मकसद नॉलेज गेन करना नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नॉलेज गेन करना है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ये है बच्चों कि आप जब किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे टीचर्स मैंने देख रखे हैं, मैं किसी की नहीं बुराई कर रहा, बस मैं आपको एक सही मार्ग दिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता मुझे फॉलो करो, मुझे देखो, मेरे ही पास आओ, मुझसे ही पढ़ो, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। मैं बस एक बात कह रहा हूँ आपसे, वो बात ये है कि टीचर्स, मैंने देखा अभी 2-3 टीचर्स ऐसे ही, एक टीचर का सजेशन आया मेरे पास, किसी ने भेजा, ठीक है, और वो टीचर मेरा ही स्टूडेंट रह चुका था, और मैं आपको बताऊं वो एक ऐसा स्टूडेंट था मेरा जिसे अगर मैं रीजनिंग की स्पेलिंग भी बोलता था तो वो लिखना नहीं आता था उसे, और वो टीचर बन गया, ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने 8 महीने की बात हो रही होगी, और आप वो टीचर बन गया है, और उसकी जो कोचिंग है या फिर जो भी वो ऑनलाइन वगैरह चला रहा है, वो तकरीबन 6 से 8 महीने पहले उसने स्टार्ट की, मुझे किसी ने बताया, और वो लगातार, इवन अभी कुछ दिन पहले तक उसने मुझसे डाउट पूछा है कि सर ये क्वेश्चन का आंसर बता देना। अब मुझे अब समझ आ रहा है कि वो इतने ज़्यादा डाउट क्यों पूछता था, उसके पास डाउट्स आए, उसने मुझसे पूछ लिया, बच्चों को बता दिया। तो खैर ये एक पार्ट है कि भाई उसने मुझसे डाउट पूछा, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे ये कहने का मतलब है कि उसने गलती क्या की है मैं आपको बताता हूँ। उसने गलती ये की है कि वो कहीं से भी कोई भी अजीबोगरीब क्वेश्चंस ला के बच्चों को करा दे रहा है, और बच्चे क्या हो रहे हैं उस क्वेश्चन को देख के थोड़े खुश हो रहे हैं। अब देखो है क्या कि मान लो मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चन रखा और ये 10 क्वेश्चन आपको कराएं, ठीक है, सवाल देखने में लगा कि अरे यार कुछ नया है, कुछ अलग है, ठीक है, आपने इस 10 क्वेश्चन को किया, आपको अच्छा लगा, लेकिन बात को सुनना बच्चों, मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसएससी किस चीज़ के लिए फेमस है, आपको पता होना चाहिए कि एसएससी अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को बहुत रिपीट करती है, ठीक है। हालांकि 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट करने एसएससी ने कम कर दिए हैं। पहले जहां एसएससी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड मिलते थे, अब नहीं मिलते। लेकिन एक बात याद रखना कि एसएससी के क्वेश्चंस के पैटर्न बिल्कुल अभी भी वही चले आ रहे हैं, ठीक है, बस सेम टू सेम क्वेश्चन वो अब रिपीट नहीं कर रही, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि मैं ऐसे क्वेश्चंस क्यों पढ़ूं, ठीक है, ABC XYZ ऐसे क्वेश्चंस क्यों पढूं जैसे एग्ज़ाम में आते ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या टारगेट होगा कि हम वैसे क्वेश्चंस पे फोकस करें जिस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, ठीक है। अब आपने क्या किया, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाओ पढ़ लो, कोई बुक की ज़रूरत नहीं है आपको, सच यही है, किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, किसी पब्लिकेशन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ना। लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाओ, उसे सॉल्व करो, उतना आपके लिए इनफ है। और जिस दिन आपको लगने लग जाए कि हाँ भाई रीजनिंग में क्लॉक के आज तक के आए हुए लास्ट ईयर सारे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रहा है, फिर नए 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा बच्चों, आपको अगर मैं इतना ज़्यादा पढ़ा दूँ और आना इतना में से ही है तो फ़ायदा क्या है मुझे इतना ज़्यादा पढ़ के, टाइम ही तो वेस्ट होगा। और रीजनिंग में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। जीएस है बहुत बड़ा है, जितना पढ़ो उतना कम है, कहीं से भी आ सकता है। मैथ्स है एक से एक क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा, जितना भी पढ़ो कम है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके अलावा फिर कभी दिल कर जाए तो किसी भी पब्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन उसमें भी सिर्फ लीगल पार्ट आप दूसरे में जाओ। मतलब लीगल पार्ट का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने कहा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, मतलब भाई इसमें जो मेरा आंसर आएगा वही आपका भी आंसर आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। लॉजिकल में नहीं, लॉजिकल तो पूरी तरह से एसएससी पे ही डिपेंड रहो अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो। लॉजिकल मतलब 6 + 5, ठीक है, 11 नहीं हुए, 6 + 5 कितने हो गए, 1 हो गया। 7 + 6 13 नहीं हुआ, 7 + 6 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया लॉजिकल। तो लॉजिकल किसके पढ़ने हैं, पूरे तरह से एसएससी के। लीगल भी एसएससी का ही पढ़ना है, लेकिन उसके बाद आप कहीं पे और क्वेश्चंस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए वो आपके लगभग 80 to 85% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, और उसी के आधारित मैंने सारे चूज करा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ दे सकूँ। अब चलो बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने,
नेक्स्ट बस तो हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बोला गया है क्लॉक रिंग 1 टाइम एट 1 o'clock। एक घड़ी जो है भाई एक बार बजती है, कब? 1 बजे। फिर 2 टाइम एट 2 o'clock, और 2 बार बजती है कब? जब घड़ी में 2 बज रहे होते हैं, एंड सो ऑन, और इसी तरह। सो ऑन का मतलब क्या है कि भाई जब एक बार बजी 1 बजने पे, 2 बार बजी 2 बजने पे, तो 3 बार बजेगी 3 बजने पे, 4 बार बजेगी 4 बजने पे, इसी तरीके से आगे। ठीक है, देन हाउ मेनी टाइम, फुल स्टॉप, हाउ मेनी टाइम क्लॉक विल रिंग इन 24 आवर। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि इस सवाल को हमें थोड़ा जल्दी करने सीखना है, उसके बाद मैं आपको लंबे मेथड से भी बताऊंगा। तो देखो, जल्दी करने के लिए आपको याद रखना है, जब भी कोई घड़ी हो, ठीक है, वो 1 घंटे में 1 बार बज रही हो, या फिर कोई स्कूल बेल हो जो 1 घंटे में 1 बार बज रहा है, 2 घंटे में 2 बार बज रहा है, 3 घंटे में 3 बार बज रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको इसमें करना क्या है, देखो, सबसे पहले तो आपको जो फॉर्मूला रखना है वो रखना है टोटल आर, ब्रैकेट, ठीक है, एन +1/2, ठीक है। अब मैं आपको टोटल आर और एन इसका मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, टोटल आर तो वो है जो आपको दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है टोटल कितने घंटे में निकालना है, 24 घंटे में, तो टोटल आर की जगह क्या रख दो, 24। अब एन क्या है बच्चों, याद रखना, एन है कि घड़ी हमारी कितना समय दिखाती है, तो मैं एन को यहाँ पे सीधा सीधा 12 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि घड़ी तो हमारी 1 से लेकर 12 तक का ही समय दिखाती है। एएम और पीएम के फॉर्मेट में, यानी कि 12 घंटे 24 घंटे इस तरह के फॉर्मेट में हम लोगों ने बदला है, तो इसे एन की जगह 12 कर लो, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो 12 + 1/2, 2 को इससे काट दिया 12 बार में, ठीक है, 12 × 13, और हमारा आंसर क्या है, 156 टाइम। तो 156 बार, ठीक है, ये घड़ी क्या होगी, 24 घंटे में बजेगी। अब देखो इसका मतलब क्या था, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार। तो अगर मैं देखूं तो अब तक 4 घंटे में ये कितनी बार बज गई, 10 बार, 5 घंटे में 5 बार, तो 5 घंटे में कितनी बार बज गई, 15 बार। इसी तरीके से जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, तो 12 घंटे तक बजा दो इसे और 2 बार मल्टीप्लाई कर दो उसे, ठीक है। तो जब आप करोगे 6 घंटे में 6 बार, 7 घंटे में 7 बार, 8 में 8 बार, 9 में 9 बार, 10 में 10, 11 में 11 बार, और 12 घंटे में 12 बार। इन सबको जोड़ो बच्चों, तो चलो जोड़ते हैं। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 45 और 10 कितने हो गए, 55 55 55 55 के बाद आ जाओ इधर 11, तो 55 और 11 और 12, इसे जोड़ दो, 5 1 6 और 2 8, 5 1 6 7 78, तो 78 आ गया 12 घंटे में। अब इसने 24 घंटे बोले हैं बच्चों, तो 78 × 2, 78 × 2 कितने हो गए, 156। तो हम इस मेथड से अगर करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले पे इसे पुट कर देना। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। टोटल आर जो दे रखा है 24, अगर यहाँ पे दे रखा होता है इसने कि 12 घंटे में कितनी बार बजेंगे, तो टोटल आर हम 12 घंटे ही रखते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। At what time? Between 4 to 5. 4 to 5. Both hands of the clock will make 60-degree angle. ठीक है, will make 60-degree angle
ठीक है बच्चों। अब देखो 4 से 5 बजे के बीच 60 डिग्री का एंगल बनना है। तो मैंने आपको बोला था कितने भी डिग्री का एंगल हमसे मांग रखा हो, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, T1 × 30 प्लस माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू 2/11। थीटा की जगह बस एंगल रखना है हमें, T1 × 30 प्लस माइनस 60। अब T1 की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, ये है हमारा T1 और ये है हमारा T2। 4 × 30 120 प्लस माइनस 60 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2/11। अब आपको डिसाइड ये करना है कि ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा। मैंने क्या बोला था, 90 डिग्री का एंगल जब होगा तब ही हम क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो जिन बच्चे नए हैं। तो मैंने बोला अब ये 120 यानी थीटा से इधर की वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी है तो हमें क्या करना है, घटाना है। अगर ये छोटी होती तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मैंने सिखा रखा है आप लोगों को। तो 120 माइनस 60 कितने हो गए, 60 × 2/11। ये कितना हो गया, 120/11। जब भाग दोगे तो 10 सही 10/11 आ जाएगा। ठीक है, और समय क्या कहलाएगा, 4:10 सही 10/11। तो ये तो था आपका फॉर्मूले से, कॉन्सेप्ट से समझो। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मेरी घड़ी में बज गए 4। ठीक है, ये बजा दिया मैंने 4। ये एंगल कितने का है, 120। कैसे पता चला, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल, तो 4 घंटे में 120 डिग्री का। ठीक है, अब 120 डिग्री का एंगल है और मुझे कितना एंगल चाहिए, 60। मतलब ये मिनट की सुई को अगर मैं 60 डिग्री आगे ले आऊँ, मिनट की सुई को कितना आगे लाऊंगा, 60 डिग्री। तो 120 डिग्री का एंगल है तो बच कितना जाएगा, 60 डिग्री का एंगल। मतलब मिनट की सुई को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ, यहाँ पे, अब मिनट की सुई यहाँ से गायब हो गई, यहाँ आ गई, तो अभी एंगल कितना बचा, 60 डिग्री तो बचा। तो मैंने कहा 60 डिग्री मुझे आगे लाना है किस स्पीड से, 11/2। 2 पलट के ऊपर गया, क्या हो गया बच्चों, 120/11। 11/2 क्यों लिया, क्योंकि भाई जब मिनट की सुई आगे जाएगी तो घंटे की भी तो अपनी स्पीड से आगे जाएगी। अब जब इसे फिर से डिवाइड दोगे 120/11 तो क्या आ जाएगा, 10 सही 10/11। ठीक है, तो ये तो था हमारा आंसर और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो और मेरी बात याद रखना, रीजनिंग पढ़ने के लिए सबसे ऑथेंटिक चीज़ क्या है, लास्ट ईयर पेपर। कहीं मत जाओ, किसी पब्लिकेशन के पास नहीं, कुछ भी नहीं, बस लास्ट ईयर पेपर पढ़ो। आपके रीजनिंग में 50 में से 50 मार्क्स आएंगे, या जो भी मार्क्स होगा फुल मार्क्स आप ले पाओगे रीजनिंग में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।